हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम CFT भी कहते हैं। ये एग्जाम में कुछ इस तरह से आता है, डिस्क्राइब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। ये एग्ज़ाम में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह 2019 में आया है, 18 में भी आया है, 17 में भी आया है और 15 में भी आया है। लगभग हर साल आता है। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एच बेथे ने 1929 में दी थी। इन्होंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन तथा उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इन्होंने पहले तो ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद उन्होंने उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, स्पेक्ट्रा का सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन किया था। इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स फॉलोइंग हैं। किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन को सराउंडेड किए हुए लीगेंड को चार्ज पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये सेंट्रल मेटल जैसे कि ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को हम मेटल से M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके चारों तरफ जो लीगेंड्स होते हैं उसे हम चार्ज पॉइंट कहते हैं। चार्ज पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि मेटल और उसके सराउंडेड चारों तरफ जो लीगेंड होते हैं उसे चार्ज पॉइंट कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन तथा लीगेंड के बीच प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लीगेंड है, तो इनके बीच प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। मेटल आयन एंड लीगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। स्टैटिक अट्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज और लीगेंड पर निगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लीगेंड पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। यदि लीगेंड न्यूट्रल हो, कभी कभी होता है कि जो लीगेंड होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वो क्या करता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो प्लस और निगेटिव दोनों की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि जो निगेटिव पोल होगा वो मेटल आयन की तरफ ओरिएंटेड होगा। ओरिएंटेड इट मीन्स झुका हुआ रहता है। यदि लिगेंड न्यूट्रल हो तो वह डाइपोल की तरह बिहेव करता है तथा निगेटिव पोल मेटल आयन की तरफ ओरिएंटेड रहता है, इट मीन्स झुका हुआ रहता है। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करती है कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, मतलब डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिट्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसकी जो स्प्लिटिंग है, मतलब इसका टूटना लीगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है। फ्री मेटल आयन के 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। जो 5 डी ऑर्बिट्स होते हैं उन सब की एनर्जी इक्वल होती है। लीगेंड तथा सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्जन फोर्स होता है। जो लीगेंड होगा और सेंट्रल मेटल होगा इनके बीच में रिपल्जन फोर्स लगता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब लीगेंड मेटल आयन के पास आता है तो लीगेंड और मेटल आयन के बीच रिपल्जन फोर्स लगता है, जिस कारण मेटल आयन के 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहती। जैसे कि ये मेटल है, इसके पास लीगेंड आ रहा है तो इसके जो 5 डी ऑर्बिट्स होंगे इसकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि इसके जो 5 डी ऑर्बिट्स होंगे वो टूट जाएंगे और टूटकर 2 में डिवाइड हो जाएंगे। 2 में डिवाइड जब होंगे, जो ऑर्बिट्स लीगेंड की दिशा में होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है और जो ऑर्बिटल लीगेंड की दिशा में नहीं होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। इसे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या लीगेंड फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण एनर्जी में आई कमी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, CFSE कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सभी अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में होती है। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो पहला है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन सेंटर पर, जो मेटल आयन होता है आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर पर है, यहाँ पर भी ये सेंटर पर होता है, यहाँ सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर, ठीक। और जो 6 लीगेंड होते हैं वो 6 लीगेंड जो होते हैं इसके 6 कॉर्नर्स पर, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कॉर्नर्स पर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉर्नर्स पर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो SF6 होता है, ठीक है। लीगेंड XYZ एक्सिस पर सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कर रहा होता है। इट मीन्स जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और इसी पर मैंने लीगेंड को भी शो कर रखा है। यहाँ लीगेंड और यहाँ लीगेंड और यहाँ लीगेंड। इट मीन्स जो लीगेंड होता है वो XYZ एक्सिस पर सेंट्रल मेटल आयन की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ उसको अप्रोच कर रहा है।
सेंट्रल मेटल आयन के 5d ऑर्बिटल्स की शेप कुछ इस तरह की होती है, जैसे DXY है तो आप देख सकते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लेकिन जो इसके लोब्स हैं वो XY के एक्सिस पर नहीं है, उसके अलोंग नहीं है। इसके अलोंग होंगे तो ये कुछ इस तरह के होंगे, तो इसके अलोंग नहीं है। इसमें ये DYZ है, ये भी इसके अलोंग नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये DXZ है, ये भी इसके अलोंग नहीं है। तो जो इसके अलोंग नहीं होते हैं उसको हम T2G ऑर्बिट्स कहते हैं। और जो अलोंग पर होते हैं, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये इसके अलोंग है बिल्कुल x के अलोंग। अलोंग से मतलब है यहाँ पर कि x की तरफ और y की तरफ है इसके लोब्स, और इसके z की तरफ लोब्स हैं, तो इसे हम dx² - y² dz² कहते हैं, और इसे हम EG कहते हैं। इन दोनों ऑर्बिट्स को हम EG ऑर्बिट्स कहते हैं। और ये जो आपके 1, 2 और ये तीसरा ऑर्बिट जो है, इन तीनों ऑर्बिट्स को T2G ऑर्बिट्स कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 3 ऑर्बिटल्स XY DXY DYZ DXZ को T2G ऑर्बिट्स कहते हैं, तथा 2 ऑर्बिट्स dx² - y² dz² को EG ऑर्बिट्स कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के वे ऑर्बिट्स जिनके लोब एक्सिस पर होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि कौन से, T2G वाले जो थे उनके लोब एक्सिस पर नहीं थे, तो और EG वाले के थे, तो जिनके एक्सिस पर होते हैं वह लीगेंड की सीधी दिशा में होते हैं, जिसके कारण उसकी लीगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच रिपल्जन होता है। और सेंट्रल मेटल आयन d ऑर्बिट्स 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं। 2 में स्प्लिट होने के कारण ये EG और 2TG में स्प्लिट होंगे, जिससे कि सेंट्रल मेटल आयन का T2G सेट जो होता है वो लीगेंड की सीधी दिशा में नहीं होता है और उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। आपने यहाँ चीज़ नोटिस की है कि जो EG है वो लीगेंड की सीधी दिशा में होगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, इंक्रीज होगी, और T2G होता है वो उसकी सीधी दिशा में नहीं होता है, इसलिए उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो EG सेट तथा T2G सेट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा O या 10dq से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका डायग्राम है, देखिए आप यहाँ आपको 5 ऑर्बिट्स दिख रहे होंगे, DXY DYZ DXZ dx² - y² dz²। अब ये 2 में स्प्लिट हो रहा है, तो ये EG ऑर्बिट्स जो होते हैं वो लीगेंड की सीधी दिशा में होते हैं, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और T2G जो होते हैं वो लीगेंड की सीधी दिशा में नहीं होते, इसलिए इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। ये प्लस में होती है इसकी वैल्यू, और इसकी माइनस में होती है। इसकी एक चीज़ और होती है कि इसकी वैल्यू को हम, मतलब ये इक्वल होती है इसकी वैल्यू। आप देखेंगे कि यहाँ 0.6 है और ऑर्बिटल कितने हैं 1 और 2, तो इसके आप 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। और आप नीचे देखेंगे तो नीचे की तरफ भी ऐसे ही है, 0.4 है और उसके कितने ऑर्बिटल हैं 1 2 3, तो इसकी 3 से इंटू करेंगे तो 1.2, इसका भी 1.2 आ जाएगा। तो इसका आएगा पॉजिटिव में 1.2 और नीचे वाले का आएगा माइनस में 1.2, इक्वल आएगा। स्प्लिटिंग ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम आ जाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 लिगेंड्स होते हैं जो क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, तथा सेंट्रल मेटल आयन क्यूब्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। CH4 इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेटल आयन है, ये क्यूब है पूरा, इस पर मेटल आयन बीच में है, और जो XYZ है वो इसके अल्टरनेट कॉर्नर पर, लीगेंड जो है वो इसके अल्टरनेट कॉर्नर पर हैं एक्सिस के, ये इसकी एक्सिस हो गई, और जो लीगेंड है उसके अल्टरनेट कॉर्नर पर हैं, देखिए अपोजिट दिशा में हैं सारे। तो इससे क्लियर हो जाता है कि लीगेंड के अप्रोच की दिशा में ना तो T2G ऑर्बिट्स होते हैं और ना ही EG ऑर्बिट्स होते हैं। स्टडी से ज्ञात है कि EG और लीगेंड के बीच 54 डिग्री 44 मिनट का एंगल बनता है। EG आपको पता है कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, उसके बीच में 54 डिग्री 44 मिनट का एंगल होता है, तथा T2G और लीगेंड के बीच 35 डिग्री 16 मिनट का एंगल होता है। अतः T2G ऑर्बिटल्स लीगेंड की दिशा के पास होते हैं, इसका एंगल कम होता है, इसका मतलब ये T2G दिशा के पास होते हैं लीगेंड। तो इसमें कौन इंक्रीज होगा, इसमें T2G ऑर्बिटल्स इंक्रीज होंगे। मैं आपको एक ट्रिक से भी बता सकती हूँ कि ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा, उसमें आपके EG ऑर्बिट्स ऊपर जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, और इसमें उसमें EG ऑर्बिट्स आते हैं और इसमें T2G ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं।
लीगेंड और डी ऑर्बिट्स के बीच रिपल्जन फोर्स लगता है, इस कारण टी और T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है और Eg की जो होती है वो डिक्रीज होती है। ये भी 2 साइड्स में स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे T2g इंक्रीज हो रही है और Eg डिक्रीज हो रही है। इसके बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की मात्रा मैग्नीट्यूड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में लो होता है। इसीलिए अगर मेटल आयन और लीगेंड सेम हो तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला निकल कर आता है, डेल्टा T इक्वल्स टू -4/9 डेल्टा O, जहाँ नेगेटिव साइन अपोजिट ऑर्बिटल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। लिमिटेशंस इसकी होती हैं कि इसमें क्या क्या कमियां थी इस थ्योरी की। यह थ्योरी सेंट्रल एटम के ओनली डी ऑर्बिटल्स को ध्यान में रखता है। स्टडी के लिए ना ही एस ऑर्बिटल्स लिए जाते हैं और ना ही पी ऑर्बिटल्स को माना जाता है। थ्योरी कुछ मेटल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी जो लार्ज स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। यह थ्योरी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि H2O स्ट्रॉन्गर लीगेंड है OH के कंपैरिजन में क्यों। यह थ्योरी पी ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी को अपने रूल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सका, जबकि कई कॉम्प्लेक्सेस में पी ऑर्बिटल होता है। आपने देखा होगा इस थ्योरी में आपने पढ़ा तो सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, पी और एस की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये पी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, जबकि बहुत से कॉम्प्लेक्सेस में पी होता है। लीगेंड के ऑर्बिटल्स के सिग्निफिकेंस को इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसमें आपने देखा कि सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की बात होती रही, लीगेंड का कोई इसमें लीगेंड के ऑर्बिटल्स का कोई महत्व नहीं बताया गया। यह लीगेंड ऑर्बिटल से रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लीगेंड का मेटल ऑर्बिटल से इंट्रैक्शन को भी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनका इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। बस ये बताया कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आया और मेटल जो है स्प्लिट हो गया, मगर इन्होंने इसके बीच इंट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।